नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे यूएनओ के संबंध में। तो यूएनओ के संबंध में हम बात कर रहे थे तो यूएनओ की जो बेसिक जानकारी थी उसके कौन कौन से जो फंक्शंस है, यानी कि किन अंगों के माध्यम से वह अपने कार्य को संपादित करता है, उन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। दोस्तों मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो यूएनओ के जो आवश्यक अंग है वो 6 अंग है, और उसमें जो पहला है वो महासभा, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके बाद न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये इस तरह के 6 अंग हैं। उन सभी अंगों की हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो पहला जो अंग है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की चर्चा हमने कल भी की थी। आप सोचिए, कल के वीडियो के बारे में हमने जो देखा था उसमें कुछ सम्मेलनों की बात की थी। सबसे पहले हमने अटलांटिक चार्टर की बात की थी, उसके बाद में वॉशिंगटन सम्मेलन हुआ था, और वॉशिंगटन सम्मेलन की ही सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, उपज है। उसी में इसके लिए एक प्रस्ताव लिया गया था कि यूएनओ में अर्थात संयुक्त राष्ट्र में जो अंग होंगे उनमें से एक क्या होगा, एक सिक्योरिटी काउंसिल होगा, एक महासभा होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय होगा। उनसे संबंधित बात की थी। लेकिन यहाँ पर रूस के यानी सोवियत संघ के एग्री नहीं होने के कारण यहाँ पर जो मतदान प्रणाली थी उस पर बात नहीं बन सकी, और उसी के संबंध में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, और वो शिखर सम्मेलन का जो नाम था वो था याल्टा सम्मेलन, जो कि सोवियत के क्रीमिया प्रदेश से संबंध रखता है। और वहीं पर क्या किया गया, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए मतदान जो प्रणाली थी उसका प्रतिपादन किया गया। और दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हो कि जो रूजवेल्ट थे, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्हीं के दिमाग की ये उपज थी। क्या? वीटो का जो यानी कि निषेधाधिकार का जो प्रतिपादन किया गया था, या प्रतिपादक जिनको या जनक जिनको कहा जा सकता है, वो रूजवेल्ट ही है। तो हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे आज। पहले महासभा को न लेकर हम सिक्योरिटी काउंसिल को लेंगे, और इसी के साथ हम भारत के संदर्भ में भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत को किस तरह से ये प्रभावित करता है, भारत किस तरह से यूएनओ से कनेक्टेड है, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये क्या होता है, जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी जो काउंसिल है, ये इसको क्या कहा जाता है? पहले तो इसके जो उपनाम है ये क्या कहलाता है, ये यूएनओ का क्या है, एक तरह से पुलिसमैन कहलाता है, और प्रवर्तन स्कंद कहलाता है। यानी कि ये क्या है, पुलिसमैन कहलाता है, यानी कि विश्व का, वर्ल्ड का क्या है, ये पुलिसमैन है। क्यों पुलिसमैन क्यों है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी काउंसिल की है। दूसरा जो इसके लिए उपनाम दिया गया है वो है प्रवर्तन स्कंद। प्रवर्तन स्कंद, प्रवर्तन स्कंद, इसके लिए दूसरा नाम दिया गया है, यानी कि एनफोर्समेंट स्कंद का मतलब विंग्स। प्रवर्तन स्कंद है ये, और ये कहीं ना कहीं ये कार्यवाही अभिकरण है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वह यूएनओ का क्या है, कार्यवाही अभिकरण है, यानी कि एक्शन एजेंसी है। क्या है ये? एक्शन एजेंसी। एक्शन एजेंसी का कार्य भी कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल करता है। इसका जो पूरा नाम है वो यूएनसी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब दोस्तों ये किस तरह से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहले इसके बारे में क्या इसकी संरचना है, किस तरह से इसकी संरचना होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रारंभ में जो इसके सदस्यों की संख्या थी वो 11 सदस्य थे, यानी कि जो इसमें 2 तरह के सदस्य पाए जाते हैं, यानी कि स्थायी और अस्थायी सदस्य। इसमें जो सदस्य हैं वो स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। 2 तरह के सदस्य होते हैं इसमें, दूसरा अस्थायी सदस्य होते हैं।
प्रारंभ में इसमें 11 सदस्य थे और स्थायी सदस्यों की जो संख्या थी प्रारंभ में वो 4 थी और बाकी के जो बचे हैं 7 सदस्य अस्थायी हुआ करते थे। स्थायी सदस्य 1963 के बाद चाइना को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया और वर्तमान में जो स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। यानी कि वर्तमान में यूएनएससी के जो सदस्य हैं वो 15 सदस्यों से मिलकर सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण करते हैं। उसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों मिलकर सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण करते हैं। अस्थायी सदस्यों की हम बात कर लेते हैं, ये सभी को पता भी होना चाहिए। पहला जो है वो है चीन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा यूके यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, इसके बाद में रूस जिसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था उस समय, 1991 में विघटन होने के पश्चात इसका नाम रूस हो गया, सोवियत संघ से रूस हो गया। इसके बाद में जो है यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये पांचों सदस्य इसके क्या है? स्थायी सदस्य हैं। बात हम अस्थायी सदस्यों की करते हैं तो 10 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्यों में इनको 2 वर्षों के लिए, अस्थायी सदस्यों को 2 वर्षों के लिए 2/3 बहुमत से, 2 वर्षों के लिए 2/3 बहुमत से इनका क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। यानी कि किसके द्वारा? सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह पर। सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह पर 2 वर्षों यानी सिक्योरिटी काउंसिल 2 वर्षों के लिए प्रत्येक सदस्य का चुनाव होता है 2 वर्षों के लिए 10 के 10 सदस्यों का और 2/3 बहुमत से होता है। और इस 2/3 बहुमत में जो स्थायी सदस्य हैं यानी कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति होना आवश्यक है। 5 स्थायी समितियों की सहमति ये होना जरूरी है। 2 वर्षों के लिए चुना जाता है 2/3 बहुमत से और 5 स्थायी समितियों की सहमति होना आवश्यक है। देखिए इसके जो यूएनओ के जो सदस्य होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही सिक्योरिटी काउंसिल के भी सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं वो वही सदस्य हैं, 192 सदस्य हैं। हालांकि यूएनओ के सदस्य 193 हैं, उनमें से 192 सदस्य इसके सदस्य हैं। 192 सदस्य इसके सदस्य हैं और 2/3 बहुमत के लिए 128 मत प्राप्त करना आवश्यक है। प्लस इस 128 में 5 स्थायी सदस्य जो है, स्थायी मेंबर्स जो है, स्थायी सदस्यों की सहमति भी होना आवश्यक है। लेकिन अभी भारत ने इसके संबंध में भारत ने कुछ स्पेशल किया है, इसके बारे में हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। 2 वर्षों के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। पहली बात किसके लिए? महासभा द्वारा ये निर्वाचित किया जाता है और ये जो बहुमत होता है ये किसमें होता है? महासभा 193 सदस्य हैं और 128 सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए ये महासभा में होता है, ये कार्य किसमें होता है? महासभा में होता है। महासभा 2 वर्षों के लिए 2/3 बहुमत से 5 स्थायी सदस्यों की सहमति से, 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होना इसमें आवश्यक है और 2/3 बहुमत से अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। अस्थायी सदस्य प्रति 2 वर्ष में मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जो 5 स्थायी सदस्य है, 10 में से 5 अस्थायी सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद कार्य मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेसिंग है इसकी। देखिए 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उनका निर्वाचन महासभा के द्वारा 2 वर्षों के लिए 2/3 बहुमत से किया जाता है और उस 2/3 बहुमत में 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति होना आवश्यक है। दूसरी बात, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 5 अस्थायी सदस्यों को कार्यमुक्त कर दिया जाता है। यानी कि 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों को कार्यमुक्त कर दिया जाता है ताकि एक निरंतरता बनी रहे, किसी तरह से एक साथ कार्य बाधित न हो, इसलिए ऐसा किया या ऐसा प्रोसेस अपनाया जाता है।
10 स्थानों का जो अपने अब बात आती है ये हो गए। अब जो 10 अस्थायी सदस्य है इनका निर्वाचन कहाँ कहाँ से होगा, क्या इनके लिए भी कोई स्थान फिक्स है? हाँ बिल्कुल स्थान फिक्स है। और उस स्थान, उनके स्थान के बारे में हम बात करेंगे तो अफ्रीका एशिया यानी कि एफ्रो एशिया जो स्थान है वहां से 5 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। 5 सदस्य पूर्वी यूरोप के लिए, पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य आएगा। पूर्वी लैटिन अमेरिका से 2 सदस्य आएंगे और 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से आएंगे। और पश्चिमी यूरोप तथा अन्य क्षेत्रों से जो आएंगे, यानी कि पश्चिमी यूरोप तथा अन्य क्षेत्रों से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 2 सदस्य निर्वाचित होंगे। तो दोस्तों वापस इसको देख लेते हैं हम। जो यूएनएससी है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पुलिसमैन कहा जाता है, प्रवर्तन स्कंद भी कहा जाता है। ये विश्व का पुलिसमैन कहलाता है, प्रवर्तन स्कंद कहलाता है। और ये एक्शन एजेंसी है किसकी? यूएनओ की। इसका निर्माण 2 तरह के सदस्यों से होता है, स्थायी और अस्थायी सदस्यों से। स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, यूके, रूस और यूएसए है। अस्थायी सदस्य 10 सदस्य होते हैं जो 2 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। अब देखिए कैसे निर्वाचित होते हैं, क्या प्रोसेस है उसके लिए। 2 वर्षों के लिए 2/3 बहुमत से, बहुमत किसमें होगा? महासभा में। महासभा में 2/3 बहुमत से निर्वाचित होते हैं। और उन 2/3 बहुमत में 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 5 अस्थायी सदस्यों को कार्य मुक्त कर दिया जाता है ताकि किसी तरह के कार्य में रुकावट पैदा न हो और निरंतर रूप से कार्य चलता रहे। अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन कौन से स्थानों से होगा उसके लिए इसके लिए एक व्यवस्था कर रखी है। और वो व्यवस्था अफ्रीका और एशिया दोनों से मिलाकर 5 सदस्य होंगे। पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य आएगा। लैटिन अमेरिका से 2 प्रतिनिधि होंगे या 2 सदस्य होंगे। पश्चिमी यूरोप तथा अन्य क्षेत्रों से 2 सदस्य इस संगठन में यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में सम्मिलित होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अलावा जो यूएन सदस्य परिषद के जो सदस्य हैं, यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि जो यूएनओ के जो सदस्य हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के भी स्वतः ही सदस्य बन जाते हैं। तो इनको सबको क्या है? वोट देने का अधिकार है। 15 सदस्यों को क्या है? वोटिंग देने का अधिकार है। लेकिन जो अन्य जो सदस्य हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो विचार विमर्श में शामिल हो सकते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी कार्य होते हैं उनको कौन प्रभावित करते हैं? ये 15 सदस्य करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। ये वैश्विक दृष्टि से ये यूएनओ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये सिक्योरिटी काउंसिल। और यही एक तरह से सेना का नेतृत्व करता है, जो भी सेना होती है। हालांकि यूएनओ की कोई स्पेसिफिक या खुद की कोई सेना नहीं होती है। जो इसके सदस्य होते हैं उन्हीं की सेना इसमें कार्य करती है। सुरक्षा परिषद में जो मतदान की प्रणाली तथा वीटो की हम बात करते हैं, ठीक है। जो अस्थायी और अस्थायी सदस्य हैं यानी 15 जो सदस्य हैं वो किस तरह से वीटो या किस तरह से मतदान प्रणाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। मतदान प्रणाली या फिर वीटो पावर, इन दोनों के बारे में हम बात करें। मतदान प्रणाली की हम बात करते हैं तो देखिए किस तरह से मतदान, इसमें कितने सदस्य होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में? सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं, जो स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों मिलकर सिक्योरिटी काउंसिल का निर्माण करते हैं। 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में से कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? कोई भी अगर प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है या कोई प्रस्ताव रखा जा रहा है और उस प्रस्ताव को पास करने के लिए 15 में से
9 लोगों का क्या होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। 9 सदस्यों की सहमति जरूरी है साहब, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए। अब देखिए साहब, 9 सदस्यों में भी क्या है, 5 जो स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्यों की सहमति इसमें जरूरी हो जाती है। यानी कि 9 सदस्यों में भी 5 स्थायी सदस्य की सहमति होना आवश्यक है। यानी कि जो वीटो पावर रखते हैं या जो सुप्रीम जो देश है या जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उनकी सहमति होना आवश्यक है। अब देखिए, ये तो हो गया प्रस्ताव पास करने से संबंधित। अब मान लीजिए अगर 15 में से 9 वोट मिल गए और उसमें से 5 स्थायी सदस्यों की सहमति मिल गई है, तो वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी मतदान प्रणाली है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो इसके सुरक्षा परिषद के जो सदस्य नहीं है, अर्थात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो यूएनओ के भी सदस्य होते हैं, या एक यूं कहा जा सकता है कि यूएनओ के सदस्य ही सुरक्षा परिषद के स्वतः ही सदस्य बन जाते हैं। परंतु इसके जो मूल जो सदस्य हैं, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल को जो जिनका हस्तक्षेप होता है या जिनका दबदबा होता है, वो सिर्फ ये 15 ही सदस्य होते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल से या सुरक्षा परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को लेते हैं। इन निर्णयों को लेने के लिए 9 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है और उनमें से 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। यदि अगर 15 में से 14 सदस्य भी किसी प्रस्ताव की सहमति व्यक्त करते हैं या उसकी सहमति के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, और यदि मान लीजिए स्थायी सदस्यों में से अगर एक व्यक्ति भी, एक पर्सन भी, एक स्थायी सदस्य भी अगर वो वीटो करता है या नकारात्मक या निषेधात्मक करता है या वो उसकी सहमति व्यक्त नहीं करता है, तो सारा जो प्रस्ताव है वो क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। पहली बात, यदि मान लीजिए कोई स्थायी सदस्य इनमें से है और स्थायी सदस्य ये कहता है कि साहब मैं तो किसी भी प्रस्ताव का, यानी कि जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उस प्रस्ताव का ना तो मैं विरोध करूंगा और ना मैं इसकी सहमति दूंगा, यानी कि खुल के मैं आना भी नहीं चाहता हूं और सहमति भी नहीं देना चाहता हूं, तो वो इस वोटिंग प्रणाली में भाग नहीं लेगा, तो फिर वहां पर केवल 4 स्थायी सदस्यों की सहमति ही होना आवश्यक है। यदि वो भाग नहीं लेता है 15 सदस्यों में, तो उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है, यानी कि फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी 9 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं वीटो की। वीटो पावर, ये चुनाव जो मतदान प्रणाली है वो समझ में आ गई होगी कि किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 9 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। 5 स्थायी सदस्यों की सहमति इन 9 में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे, जब प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनकी ही कहीं ना कहीं दिमाग की उपज है। और जो वीटो पावर का जो प्रस्ताव सबसे पहले रखा गया था वो याल्टा सम्मेलन में रखा गया था। और याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था, फरवरी 1945 में। यह आप सभी को विदित है। मैं इससे पहले जो यूएनओ की जो बेसिक जानकारी मैंने दी थी उसमें इसकी चर्चा मैं कर चुका था। अब वीटो पावर की बात है तो वीटो पावर क्या होता है? एक तरह से निषेधाधिकार होता है, यानी कि विशेष अधिकार होता है कि जिनके पास जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास होता है। तो इसको निषेधाधिकार कह सकते हैं हम, यानी कि मनाही। यानी कि कोई भी स्थायी सदस्य यदि किसी प्रस्ताव के सहमति में नहीं है या उसको वो एग्री नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में वो निषेधाधिकार या वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, वीटो पावर का जो इस्तेमाल किया गया है,
वो कब कब किया गया है, कितनी बार किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं दोहरा निषेधाधिकार। देखिए जो वीटो पावर देश है, यानी कि 5 जो सर्वशक्तिमान देश हैं, उसमें है चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और एक कौन सा रह गया, फ्रांस और यूके, ब्रिटेन रह गया। तो इन सभी जो स्थायी सदस्य हैं, इनके पास दोहरा निषेधाधिकार होता है। देखिए पहली बात तो ये सर्वशक्तिमान कैसे हैं कि सुरक्षा परिषद में यदि कोई भी प्रस्ताव रखा जा रहा है तो वो प्रस्ताव रखने लायक है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन करेगा, सुपर पावर करेंगे, यानी कि ये 5 सदस्य करेंगे। ठीक है, इनकी सहमति होना आवश्यक है। पहली बात तो पहला अधिकार तो यही हो गया। अगर मान लीजिए ये स्वीकृति नहीं देते हैं तो वो प्रस्ताव रखा ही नहीं जाएगा। चीन ने कई बार इसका प्रयोग किया है। चीन कई बार पाकिस्तान को एक टेररिज्म देश घोषित करने के लिए भारत ने काफी प्रयास किया है, लेकिन चीन बार बार इस वीटो का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान को वो बचाता रहा है। अब देखिए मित्रों, जो दूसरा जो पावर है इनके पास, दूसरा पावर मैं बता ही चुका हूं, यानी कि मताधिकार में ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो मतदान प्रणाली होती है उसमें भी इसका ये प्रयोग करके किसी भी प्रस्ताव को वो क्या कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे निषेधाधिकार का अब तक जो वीटो पावर है, उस वीटो पावर का अब तक कौन से देश ने कितनी बार प्रयोग किया है। 5 देश है, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए वीटो पावर, यूज ऑफ वीटो पावर, यूज्ड ऑफ वीटो पावर या राइट टू वीटो। ठीक है, जो पहला देश है वो है यूएसएसआर या सोवियत संघ, या जिसको वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। अब तक इसने, ये जो डेटा मैं बता रहा हूं ये 30 जुलाई 2019 तक का है। ठीक है, 30 जुलाई 2019 तक का ये डाटा है। यूएसएसआर रूस ने अब तक 141 बार इसका प्रयोग किया है देखिए दोस्तों, सबसे पहले, यानी कि पहली बात इसमें अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, विशेष की बात करते हैं, ध्यान रखिए प्रश्न आ जाते हैं कई बार, विशेष की बात करते हैं तो यूएसएसआर ने सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग, ठीक है, सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। पहली बात, पहली जो इसकी विशेषता है ये क्या है कि यूएसएसआर या रूस ने सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया है। दूसरी हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किसने किया था, वो भी यूएसएसआर ने किया था, यानी कि जो वर्तमान रूस है उसी ने किया था। वीटो का प्रथम प्रयोग यूएसएसआर द्वारा 16 फरवरी 1946 को 16 फरवरी 1946 को लेबनान तथा सीरिया से ब्रिटिश तथा फ्रांस तथा फ्रांसीसी सेना को बुलाने के संबंध में वीटो किया। ठीक है, यूएनओ यानी कि जो स्थायी सदस्य थे वो सब क्या चाहते थे, लेबनान और सीरिया में जो सेना पड़ी हुई थी किसकी, ब्रिटिश की। ठीक है, ब्रिटिश और जो फ्रांस की जो सेना थी उनको कहाँ वापस बुलाने की बात थी, लेकिन यूएसएसआर ने कहा कि नहीं अभी बुलाना आवश्यक नहीं है, सही नहीं है, तो उन्होंने इसके लिए वीटो किया। और ये सर्वप्रथम, सबसे पहली बार जो वीटो हुआ था, प्रथम प्रयोग किया इन्होंने। किसने, वीटो का प्रथम प्रयोग 16 फरवरी 1946 को किसने किया था, यूएसएसआर ने किया था, पहली बार। दूसरा है यूके, तो यूके ने जो अब तक जो प्रयोग किया है वो 83 बार किया है, 83 बार यूके ने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, मैं बता ही चुका हूं कि याल्टा सम्मेलन में वीटो का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था।
तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरा जो था वो था, सॉरी यूके नहीं, यूएसए है यहाँ पे, यूएसए। यूएसए ने दूसरे नंबर पे यूएसए है, 83 बार इसने वीटो का प्रयोग किया है। तीसरा है यूके या फिर ब्रिटेन, इसने 32 बार इसका प्रयोग किया है। चौथा है फ्रांस, और फ्रांस ने जो प्रयोग किया है वो अब तक 18 बार किया है। और जो चीन है, चाइना ने अब तक 14 बार वीटो का प्रयोग किया है। तो इस तरह से देखिए 14 जुलाई 2019 तक यूएसएसआर ने वीटो का 141 बार प्रयोग किया। सबसे अधिक वीटो का प्रयोग करने वाला कौन सा देश है? यूएसएसआर है या रसिया है, ठीक है, पहली बार। सबसे पहले वीटो का प्रयोग किसने किया? संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद या सुरक्षा परिषद के गठन के बाद सबसे पहला प्रयोग रूस ने किया था 16 फरवरी 1946 को। किस संबंध में? लेबनान और सीरिया से सेना वापस बुलाने के संबंध में उन्होंने क्या किया था? वीटो किया था। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, यूएसएसआर दूसरे नंबर पे 83 बार वीटो का प्रयोग कर चुका है। यूके 32 बार, फ्रांस 18 बार, चाइना 14 बार। ठीक है, चाइना ज्यादातर पाकिस्तान और जो भारत के जो दुश्मन देश है उनको बचाने के लिए इस वीटो का प्रयोग करता है। ठीक है, तो मित्रों इसके बाद में ये डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि टोटल 30 जुलाई 2019 तक 288 बार वीटो का प्रयोग किया जा चुका है। इनको ऐड कर लेना आप, अगर कोई मिस्टेक हो तो इसको सुधार लेना। ठीक है, इसके बाद में देखिए सुरक्षा परिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसका? यूनाइटेड स्टेट का। यूनाइटेड स्टेट नहीं, सुरक्षा परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का। सॉरी दोस्तों, देखिए अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसकी क्या खुद की सेना होती है? नहीं। पहली बात करते हैं सेनाएं। अब बात करते हैं सेनाओं की, यानी कि इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है क्या उसकी खुद की सेना होती है, खुद की मिलिट्री होती है? नहीं होती है। देखिए इसके जो सदस्य देश है उन्हीं की सेनाओं का ये क्या करता है? इस्तेमाल करता है। यानी कि स्थायी और अस्थायी जो स्थायी और अस्थायी जो देश है उनकी सेनाओं का ये उपयोग करता है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं या यूएनओ के जो मेंबर होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के जो निर्णय होते हैं उनको मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, तो सेनाओं की बात ये होती है। अब सेनाओं का जो प्रमुख होता है, इस सेनाओं की जो कमान कौन संभालता है? प्रमुख कौन होता है? ठीक है, सेना प्रमुख कौन होता है? तो इसमें जो स्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्यों के उच्च सेनाध्यक्ष या प्रतिनिधि होते हैं, सेना प्रमुख कौन होता है? इनका जो सेनाओं का जो नेतृत्व करता है, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो सेना होती है उसका नेतृत्व कौन करता है? 5 स्थायी सदस्यों के जो उच्च सेना अध्यक्ष होते हैं, यानी कि श्रेष्ठ सेना अध्यक्ष होते हैं या सैनिक होते हैं, वो ही इसका क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व कौन करता है? स्थायी सदस्यों के प्रतिनिधि या उनके कोई श्रेष्ठ सेना अध्यक्ष। ठीक है, अब तक ये हो गई, इनकी सेना कंप्लीट हो गई। और किस तरह से ये इसका गठन किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वीटो के अधिकार की बात हम कर चुके हैं कि वीटो क्या होता है। अब इस सेना का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी कि सिक्योरिटी जो काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल किस तरह से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है, इसके जो उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इतना जो प्रपंच है वो क्यों रचा गया है, इसका रीजन क्या है। तो इसके बारे में हम इसके कार्य और शक्तियों के बारे में हम देख लेते हैं, यानी कि जो कार्य और शक्तियां इसकी क्या क्या है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली जो पहली है कार्य और शक्तियां, और उसका जिक्र कहां पर है? उसके घोषणा पत्र में है, यानी कि जो चार्टर जो रखा गया था, यानी कि किसमें?
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो हुआ था, वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में एक चार्टर पास किया गया था, ठीक है, घोषणा पत्र पास किया गया था। उसी में सिक्योरिटी काउंसिल की शक्तियों का जिक्र है, ठीक है मित्रों। तो हम बात करते हैं पहले कि यूएनओ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना इसका मूल कार्य है। पहला उद्देश्य क्या है कि पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसका पहला कार्य है कि किस तरह से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा होने की स्थिति में वो किसी भी देश की जांच कर सकता है कि ऐसा जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति में आपको पता है भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, तो म्यांमार में जिस तरह से रोहिंग्या वहां से माइग्रेट कर करके इंडिया में आ रहे थे, तो ऐसे स्थिति में विश्व में अशांति उत्पन्न हो रही थी और मुस्लिमों में कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर वो अनसिक्योर महसूस कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में यूएनओ का एक दल आया था सिक्योरिटी काउंसिल के नेतृत्व में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी देश की जांच कर सकती है या खतरा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को या शांति को खतरा होने की स्थिति में वो उस देश की जांच कर सकती है। मुद्दों को सुलझाने के लिए वह सुझाव व शर्तें प्रतिस्थापित कर सकती है, यानी कि कोई भी मुद्दा हो, जैसे जिस तरह से उन्होंने म्यांमार को कहा था कि इस मुद्दे को जल्दी से सॉर्ट आउट कीजिए कि ये क्या समस्याएं चल रही है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें निर्धारित की थी। तो सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसके नियमों को मानने के लिए म्यांमार बाध्य था, क्योंकि म्यांमार क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, यानी कि यूएनओ का सदस्य है, तो उसे मानना जरूरी हो जाता था। और मुद्दों को सुलझाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर वो सैनिक कार्रवाई कर सकता है, ये भी इसका एक विशेष कार्य है, विशेष शक्ति है। और सेनाएं कहाँ से आएगी, मैं बता ही चुका हूँ कि जो उसके स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं उनकी सेनाओं का वो क्या करता है, उपयोग करता है। इसके बाद शस्त्रों का नियमन किस तरह से किया जाएगा और उनके प्रयोग की क्या योजनाएं होगी, इसका निर्धारण भी कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल करता है। यानी कि जो वेपन्स होते हैं, परमाणु बम होते हैं, उनको किस तरह से उपयोग किया जाएगा, उन सब का निर्धारण कौन करता है, सिक्योरिटी काउंसिल करता है। तो ये इसके कार्य और शक्तियों के बारे में बात है। अब साहब ये इसका प्रयोग कैसे करेगा, इन शक्तियां तो इनको मिल गई है, अब शक्तियों के लिए ये क्या करता है, वही एक तरह से क्या करता है, ये चाणक्य नीति अपनाता है। और चाणक्य नीति में सबसे पहले क्या करता है, मान लीजिए कोई अशांति उत्पन्न कर रहा है, तो अशांति उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो उससे क्या करेगा, पहले उसको समझाएगा, पत्राचार पत्र व्यवहार रखेगा कि भाई मान जाइए, क्यों बेवजह आप इस सृष्टि को समाप्त करने में जुटे हुए हैं। ये अद्भुत बात है दोस्तों कि जो मस्तिष्क जो मानव है, विधाता की एक ऐसी संरचना है जो स्वयं अपने विनाश का और सृजन का कारण है, ठीक है, और उसी के ऊपर यूएनओ था, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको कि समझाएगा तरीके से कि युद्ध की नौबत ना आए, ऐसे स्थिति में तो वो शांति से वार्ता करेगा उसके साथ। सबसे पहले शांति से वार्ता पर वो ज़्यादा क्या देगा, जोर देगा। मान लीजिए दो राष्ट्रों के बीच यदि किसी तरह का कोई तनाव है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको सुझाव देगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या लीजिए, सहयोग लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के डिसीजन से आपकी समस्याएं समाप्त हो जाए और विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में कहीं ना कहीं विशेष योगदान मिल सके। इसके बाद में अगर वो फिर भी नहीं मानता है ऐसी स्थिति में, तो वो उस पर क्या करेगा, आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। यानी कि जो उसके सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर है, जो यूएनओ के जो मेंबर है, उनको कहेगा कि आप इससे आर्थिक संबंध तोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव बना के भी उसको शांति और सुरक्षा स्थापित करने में उसको बाध्य किया जाएगा कि वो ऐसा ना करे। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता है ऐसी स्थिति में, तो अंतिम विकल्प बनता है सैनिक कार्रवाई। तो इस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल का वर्क है, इस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक मैं समझता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये तो था सिक्योरिटी काउंसिल के फीचर्स, किस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल कार्य करती है, किस तरह से इसका गठन होता है, इसकी संरचना क्या है, उन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब बात करेंगे हम भारत के संदर्भ में।
भारत के संदर्भ में सिक्योरिटी काउंसिल क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों बांच रहे हैं इन सबको, क्या क्या हमारे लिए किस तरह से ये महत्वपूर्ण है, तो हम इस संबंध में हम बात करते हैं। तो अगला हमारा जो बिंदु है वो है भारत के संबंध में, भारत के संदर्भ में यूएनएससी, भारत के संदर्भ में यूएनएससी, यानी कि भारत के संदर्भ में किस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल अहम रोल अदा करती है। भारत अगर इसका सदस्य होता है तो किस तरह से भारत का दबदबा होता है, क्या फायदे हैं इससे जुड़े रहने से फायदा क्या है, बेवजह बिना मतलब ही इससे जुड़े हुए हैं क्या, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है, यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का, यानी कि अभी 3-4 दिन पहले की ही ये घटना है। तो भारत को क्या किया गया है, भारत को इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है, भारत को अस्थायी सदस्य चुना गया है और जो इसकी जो स्टार्ट होगा, जो टेन्यूर स्टार्ट होगा वो जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा भारत के संदर्भ में। तो जनवरी 2021 में इसका टेन्यूर स्टार्ट होगा, इसकी अवधि, इसका कार्यकाल स्टार्ट होगा भारत का। और भारत जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है वो 8वीं बार बना है। कौन सी बार? 8वीं बार। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत अब तक यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कितनी बार सदस्य रह चुका है, तो उसका आंसर अब है 8 बार। ठीक है, 8वीं बार का जो इसका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा वो जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें जो भारत है वो अध्यक्ष बनेगा, अगस्त 2021 में इसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, और दूसरा जो नंबर आएगा वो 2020 में आएगा, यानी कि इस कार्यकाल के दौरान वो 2 बार अध्यक्ष बनेगा। यानी कि भारत को कहीं ना कहीं उन 15 देशों की अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा, यानी कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों के साथ ये बैठेगा। तो भारत को इससे फायदा क्या है? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पूरी रामायण इसके बारे में बताई थी कि किस तरह से निर्वाचन प्रणाली या जो मतदान प्रणाली है उसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य भाग लेते हैं। तो यदि कोई भारत को अपने संबंध में या अपने फेवर में कोई प्रस्ताव पास करना है तो 9 में से 1 वोट तो भारत का मिल ही गया है। अब 8 लोगों को अपने फेवर में करना है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उससे फायदा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट और अनपरमानेंट जो मेंबर होते हैं, यानी कि जिनको वोटिंग अधिकार होता है, वो उन सदस्यों का कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर दबदबा कायम रहता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन से सदस्य भारत के पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भारत अब तक कितनी बार जो सदस्य रहा है वो 8 बार रहा है, कब रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भारत जो सबसे पहली बार, जो प्रथम बार जो यूएनएससी का जो सदस्य बना था वो 1950-51 में बना था। इसके बाद जो दूसरी बार बना था वो 1967-68 में बना था। 1967-68 में दूसरी बार बना था। तीसरी बार 1972-73 में बना था। चौथी बार 1977-78 में बना था। 77-78 में बना था। 5वीं बार 1982-83 या 84-85 के समथिंग, 1984-85 में बना था। 6ठी बार 1991-92 में बना था। 7वीं बार 2011 और 12 में ये सदस्य रहा था। ठीक है, और 8वीं बार जो रहेगा वो 2021 से 2022 तक ये किसका रहेगा? सुरक्षा परिषद का भारत सदस्य रहेगा। तो ये लिस्ट है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके साथ कौन कौन प्रधानमंत्री थे, कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो आप तैयार रहे इन सब चीजों के लिए। तो ये तो हो गया। ठीक है, अब वर्तमान में जो स्थायी सदस्य हैं उनके बारे में तो हम बात कर ही चुके थे कि 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। पहला जो है चाइना है, दूसरा रूस है, तीसरा यूके, यूएसए और फ्रांस। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। उनके अलावा जो अस्थायी सदस्य हैं, जो भारत के 7 जो निर्वाचित हुए हैं, वो कौन कौन से हुए हैं देखते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जो निर्वाचन हुआ है, निर्वाचन में भारत के साथ कौन कौन से सदस्य थे। जो 5 सदस्य थे, मैंने बताया था कि हर 2 वर्ष के उपरांत क्या होता है, 2 सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, कार्य मुक्त कर दिया जाता है 5 सदस्यों को। उसके साथ भारत के साथ पहला भारत इसमें निर्वाचित हुआ था, और इसके साथ केन्या, तीसरा है मैक्सिको, जो चौथा है मैक्सिको के बाद में जो चौथा जो सदस्य है वो नॉर्वे, और 5वां जो सदस्य है वो है आयरलैंड। कौन सा है? आयरलैंड। ये हैं कौन से वर्तमान में निर्वाचित होने वाले सदस्य, जिनका कार्यकाल कब से होगा, इनका 2021 से स्टार्ट होगा। 2021 से स्टार्ट इनका टेन्यूर होगा। और वर्तमान की हम बात करते हैं तो इनके अलावा हम वर्तमान की बात करते हैं तो पहला है वियतनाम, दूसरा है एस्टोनिया, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा जो है दक्षिण अफ्रीका के बाद में बेल्जियम डोमिनियन गणराज्य, बेल्जियम। 5वां है डोमिनियन गणराज्य। 6ठा जर्मनी। 7वां जो सदस्य है, 6ठा जर्मनी हो गया। 7वां इंडोनेशिया। 8वां जो सदस्य है, 7वां इंडोनेशिया हो गया। 8वां दक्षिण अफ्रीका हो गया, इसमें एस्टोनिया आ गया। इसके बाद ट्यूनीसिया, सेंट विंसेंट, ट्यूनीसिया। 9वां है सेंट विंसेंट। और जो 10वां सदस्य है वो है केन्या, इधर आ गया। 10वां जो सदस्य है वो है नाइजर। कौन सा है? नाइजर। ठीक है दोस्तों, देखिए निर्वाचन में जो अभी वर्तमान निर्वाचन जो 2021 से जिनका टेन्यूर स्टार्ट होगा वो भारत, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड है। ठीक है, ये किन किन को रिप्लेस करेगा वो हम देखते हैं। यहाँ से दक्षिणी अफ्रीका रिप्लेस होगा, ठीक है, डोमिनियन गणराज्य होगा, इंडोनेशिया होगा, और इसके अलावा जो जर्मनी होगा और बेल्जियम होगा। यानी कि ये जो 5 राष्ट्र है, ये इनका जो कार्यकाल है वो 2020 में समाप्त होगा। ठीक है, 2020 में कार्यकाल समाप्त। ठीक है, तो अब जो 2021 से जो होंगे ये तो वर्तमान सदस्य हैं। कौन है? वर्तमान सदस्य। 2021 से जो सदस्य होंगे वो ये होंगे, और इसमें भारत के साथ जो 6ठे नंबर पे आ जाएगा वो वियतनाम, 7वें नंबर पे आ जाएगा एस्टोनिया, 8वें पे जो आएगा वो है ट्यूनीसिया, 9वें नंबर पे सेंट विंसेंट, 10वें पे नाइजर। देखिए ये वर्तमान सदस्य हैं। इनमें से ये 5 सदस्य दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, डोमिनियन गणराज्य, जर्मनी और इंडोनेशिया, इनका 2020 में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि जो महासभा है, उन्होंने इन 5 सदस्यों का क्या किया है? निर्वाचन किया है, जिसमें भारत 8वीं बार क्या बना है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या बना है? सदस्य बना है। इसमें भारत, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड है। और इसके बाद जो 2021 का जो कार्यकाल रहेगा वो वियतनाम, एस्टोनिया, ट्यूनीसिया, सेंट विंसेंट और नाइजर, इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 2022 में समाप्त हो जाएगा। यानी कि जनवरी 2022 से नए सदस्य आएंगे। यानी 2021 का इनका जो कार्यकाल है वो 2020 और 21 का कार्यकाल है, और इनका जो कार्यकाल है 2021-22 का कार्यकाल है। ठीक है, क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से हर 2 साल के बाद में
इन सदस्यों को क्या किया जाता है, कार्यमुक्त किया जाता है और हर 2 वर्ष के पश्चात नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।